सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में जीके का डिस्कशन करेंगे। आप चाहे DSSB का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की या एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम जिसमें जीके का पोर्शन आता है, तो उस लिहाज से क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। हिस्ट्री में जो 3 पार्ट मेजर बनाए गए हैं, तो उसमें से जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहले उसी पार्ट को करूँगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन 375 के आसपास हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत का वीडियो लेकर आऊँगा मैं। उनमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम बनेंगे, एग्ज़ाम में वेटेज भी कम रहती है। तो पिछले एग्ज़ाम में जो PYQ आए हैं उस हिसाब से, चाहे DSSB का हो या एसएससी का हो या दिल्ली पुलिस का हो, तो वनडे एग्ज़ाम के जो PYQ हैं उसके बेसिस पर मैंने ये मटेरियल तैयार किया है। दूसरे लोगों तक भी ज़रूर भेजिए आप, यदि आप नए हैं या पुराने हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप, तो दूसरे लोगों तक शेयर करने का काम ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो डेट है 20 मई 1498 को। पुर्तगाल का निवासी था और 1498 में कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचा था और वहां के जो राजा हैं जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पहला पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा और उसका कार्यकाल था 1505 से 1509 के बीच में। इसकी क्या खास बात थी? इसने नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी हिंद महासागर में पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। 1509 में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इसकी कि दीव पर कब्जा कर लिया था। दमन और दीव आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। तो ये जो सेकंड नंबर का गवर्नर था अल्बुकरक, इसका कार्यकाल था 1505 से 1509 के बीच में। वास्तविक सत्ता का संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का। इसकी खास उपलब्धि थी कि 1510 में इसने बीजापुर के सुल्तान से, जो कोई जिसका नाम यूसुफ आदिल शाह था, वहाँ से इसने गोवा को छीन लिया था। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु उंगली का प्रयोग किया था। तो पहले ये पुर्तगाली ही थे जिन्होंने उंगली का प्रयोग किया था बंगाल की खाड़ी में डकैती के लिए। आधुनिक भारत का प्रथम नगर निगम, तो ये था मद्रास, 1688 में बना था। ये कुछ कंपनियां जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी हैं भारत में व्यापार के लिए विभिन्न देशों में, उस कंपनी का नाम और स्थापना वर्ष मैंने एक ही जगह कलेक्ट कर लिए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया कहलाई थे ये। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498। वास्को डी गामा का जो ईयर है यहाँ से भी याद कर सकते हैं इसको। दूसरे नंबर पे जो कंपनी थी वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसका नाम रखा गया था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पूरा नाम है। 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरे नंबर पे है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी, 1602 में स्थापना हुई थी इसकी। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो डेनमार्क की थी, 1616 में स्थापना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था कंपनी देश इंडस ओरिएंटलेस, ये 1664 में। और स्वीडिश जो कि स्वीडन की थी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लास्ट में 1731 में। एक बात और ध्यान रखने की है, ज़रूरी नहीं है कि जो स्थापना वर्ष हो वो भारत में व्यापार का भी ईयर हो। जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1602 में स्थापना हुई है। भारत में व्यापारी इसने जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी उससे पहले स्टार्ट कर दिया था। तो आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे कि भारत में आगमन का क्रम क्या है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो पुर्तगाली 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 1600, डच 2 वर्ष बाद स्थापित हुई थी 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731। इसके बाद है पुर्तगालियों की जो देन है या क्या क्या खास बात है जो भारत की तरफ लेके आए थे। तो तंबाकू की खेती प्रचलित की थी, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार या चलन शुरू किया था, और कुछ भाषाओं में मुद्रण का भी, जैसे जो किताब वगैरह हैं उनका मुद्रण भी किया गया था। गोथिक वास्तुकला है, ये भी पुर्तगालियों की ही देन है। नेक्स्ट है, कोचीन की जगह पुर्तगालियों ने नई राजधानी गोवा को बनाया 1530 में और वायसराय था या गवर्नर था उनका नीनो डी कुन्हा। पुर्तगाली भारत में कब तक रहे? तो आंसर है 1961 तक, जब तक गोवा स्वतंत्र नहीं हो गया था। भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था, आप जानते हैं। और गोवा जो है वो 1961 में जाके पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाया था। पुर्तगाली आधिपत्य था तब तक यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां पॉइंट है,
कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा था उनकी कंपनी की स्थापना का वर्ष। तो आगमन पहले पुर्तगाली आए थे, दूसरे नंबर पे डच आ गए भारत में व्यापार के लिए, उसके बाद अंग्रेज आई। बस यही पॉइंट ध्यान रखना आपको, बाकी सब वहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम है। भारत में जो आगमन का क्रम है वो डच का पहले है, अंग्रेज का बाद में है। ये 1602 ये 1608 के आसपास है। और वहाँ स्थापना का वर्ष 1600 और 1602 है, ये याद रखना है। फिर डेन और फिर फ्रांसीसी लास्ट में। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी जो उन्होंने बनाई थी वो कोचीन में बनाई थी। अंग्रेज कैप्टन जो हॉकिंस है वो जेम्स प्रथम का राजदूत बन के भारत आया था। 1608 की बात है ये। जहांगीर के दरबार में 1608 से 1611 के बीच में, 1608 से 1611 के बीच में रहा भी। जहांगीर ने उसको 400 जात का मनसब भी प्रदान किया था। विवाह आदि के भी प्रसंग मिलते हैं किताबों में कि आर्मेनियाई युवती से विवाह वगैरह का भी जिक्र है। लेकिन यहाँ इसको जो व्यापार की मेन अनुमति थी वो प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद सर टॉमस रो आया था 1615 में, इसको व्यापारिक अनुमति प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट है अंग्रेजों का अस्थायी कारखाना पूछे पहला तो 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में, और स्थायी कारखाना पूछे तो 1613 ये सूरत में बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि अंग्रेजों का पहला स्थायी कारखाना कहाँ बना था, तो 1613 सूरत में। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बम्बई है वो कब मिला था, तो 1668 में मिला था। 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। कारण क्या है कि 1661 में इंग्लैंड के जो राजकुमार हैं चार्ल्स द्वितीय, उन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था। तो पुर्तगालियों ने इस राजा को जो चार्ल्स द्वितीय है उपहार में बम्बई जो द्वीप है वो प्रदान कर दिया था। फिर इंग्लैंड के राजा ने 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। पहले यदि आपको ध्यान हो तो इसी तरह जो कलकत्ता है, गोविंदपुर है, सुल्तानाती है, वो भी नाम मात्र के दामों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। नेक्स्ट है फरुखसियर जो मुगल सम्राट था, बिना कर के ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के अधिकार दे दिए थे। ये 1717 की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था उस शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजी शिष्टमंडल का जो नेतृत्व है वो जॉन सरमन ने किया था। 1717 जॉन सरमन, और राजा था अनुमति देने वाला फरुखसियर। भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक थे कार्नेलिस डी हस्तमान, और डचों ने पहली फैक्ट्री बनाई 1605, ये भी मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों की जो अस्थायी थी वो भी मसूलीपट्टनम में थी। डचों के प्रमुख व्यापारिक अड्डे थे नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, पुलिकट, कासिम बाजार। डचों का पतन कब हो गया, 1759 में वेदारा के युद्ध से, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। डचों का भारत से पतन हो गया था। डेनिस या डेनमार्क की जो कंपनी थी उनकी फैक्ट्रियों के जो केंद्र थे वो थे, एक तो त्रिंकोबार तमिलनाडु में है और एक श्रीरामपुर ये बंगाल में है। डेनिसों ने क्या किया, 1845 में अपने जो अधिकार थे यहाँ व्यापार के वो सब अंग्रेजों को बेच दिए या ट्रांसफ़र कर दिए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जब स्थापना हुई थी तो उस समय फ्रांस का राजा पूछ रहा है ये, तो आपको याद हो 1664 में जब स्थापना हुई थी तो लुई जो 14 है 14वां, वो फ्रांस का राजा था, और जो मुख्य भूमिका थी वो उसके मंत्री कालबर्ट जिसका नाम था। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। लुई 14 और मंत्री था कालबर्ट जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। नेक्स्ट है उसके बाद कुछ कर्नाटक में जो उत्तराधिकार वगैरह के युद्ध हुए थे उनका ईयर और उनकी संधियाँ मैंने लिखी हैं। मेनली क्या था, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे कर्नाटक में जो आधिपत्य है या उत्तराधिकार का युद्ध था उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, और फिर 3 जो लड़ाइयाँ हुई उनके नाम यहाँ सामने देख सकते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध था 1746 से 1748 के बीच में हुआ था, और 1748 में जो एक्स ला सापेल की संधि हुई थी उससे ये युद्ध समाप्त हो गया था। एक बात का और ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार युद्ध था यहाँ जो कर्नाटक युद्ध थे उनका विस्तार मात्र भी समझे जाते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 पांडिचेरी की संधि से ये समाप्त हो गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच में पेरिस की संधि से समाप्त हो गया, और इस संधि के साथ ही फ्रांसीसियों का जो भारत में पूर्ण आधिपत्य का सपना था वो चकनाचूर हो गया था, क्योंकि 1760 में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि फ्रांसीसियों का पतन कब हुआ। वांडीवास का जो युद्ध था 20 जनवरी 1760 में इनका यहाँ से पतन हो गया था, और 1763 में जो पेरिस की संधि हुई थी उस संधि का नतीजा ये हुआ कि पांडिचेरी और चंद्रनगर के जो इलाके थे
वो फ्रांस को लौटा दिए गए थे, परंतु सेना रखने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट है, यूरोपीय देशों को या व्यापारियों को भारत में सर्वोत्तम शोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो वो स्टेट था बिहार। बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान, 1717 से 1727, जो मुगल बादशाह द्वारा अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट है, मुर्शिद कुली खान ने अपनी नई राजधानी बसाई, तो उसका नाम था मुर्शिदाबाद। पहले राजधानी थी ढाका, तो मुर्शिद कुली खान उसको फिर मुर्शिदाबाद ले गया। ब्लैक होल की घटना कब हुई? 20 जून 1756 को, जब था नवाब सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई अगले साल ही स्टार्ट होगी थी, तो उससे पहले जब सिराज ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया था तो काफ़ी सारे अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। कई इतिहासकार मानते हैं कि सत्य घटना नहीं है, फिर भी आप याद रखेंगे 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना। उसमें से बहुत कम ही जीवित बचे थे, दम घुटने से मौत हो गई थी उनकी। भारत में फ्रांसीसी राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी का युद्ध ये जरूरी है, 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, और वैसे अंग्रेज यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला की हार हुई इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। अंग्रेजों के भारत में जो शासन के रास्ते थे उसका पहला दरवाज़ा माना जाता है प्लासी की लड़ाई, यहाँ से ओपन हो गए उनके लिए। और नया नवाब अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बना लिया था। वास्तव में क्लाइव ने मीर जाफ़र को पहले ही प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लिया था, तो ये इनकी सेना युद्ध के मैदान में उतरी नहीं, और मीर जाफ़र के बेटे ने फिर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी, और मीर जाफ़र फिर अंग्रेज़ों का कठपुतली नवाब बन गया था। अब लड़ाई झगड़ा यहाँ भी शुरू हो गया, तो मीर जाफ़र के बाद अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम ने क्या किया? पहले अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी, मुर्शिदाबाद थी, जैसे कि आपने पढ़ा था मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई, तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर दी। एक और बात इसके लिहाज से महत्वपूर्ण है कि कुछ दिन बाद कासिम, जो मीर कासिम नवाब था, उसके अंग्रेज़ों से जो संबंध थे वे बिगड़ने स्टार्ट हो गए। एक तो राजधानी ट्रांसफ़र कर दी, और दूसरा ये था उसने भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार की आज्ञा दे दी। इससे अंग्रेज़ भड़क उठे। उसको ये तो पता था कि अंग्रेज चालबाजियों से व्यापार वगैरह चला रहे हैं, तो उसने जो षड्यंत्र के वातावरण से बचने के लिए भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार की आज्ञा दी थी। अंग्रेज फिर से भड़क गए और फिर जाफर को ही नवाब बना दिया। बक्सर का युद्ध हुआ। मीर कासिम ने अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से एक गठबंधन बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध स्टार्ट किया। 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ और अंग्रेज इसमें जीत गए। सबसे निर्णायक विजय पूछे यदि प्लासी में से और बक्सर में से, तो आप बक्सर पर टिक करेंगे, और पहली निर्णायक विजय पूछे तो आप प्लासी के युद्ध का नाम लेंगे। युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। एनसीईआरटी में ये चित्र भी दिया गया है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। द्वैध शासन की शुरुआत की रॉबर्ट क्लाइव ने। उसने 2 उप दीवान नियुक्त कर दिए, बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में राजा सिताब राय। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है 39 नंबर। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? तो 1803 में, जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था उसके समय अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अंबर का या अंबेर का युद्ध जो है वो अगस्त 1749 में हुआ था। कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, उसकी हत्या हो गई थी और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। तो डुप्ले ने जो जो दूसरे गुट का व्यक्ति था, चंदा साहब जिसका नाम था, उसका समर्थन किया और अनवरुद्दीन युद्ध में मारा गया, और चंदा साहब ने फिर डुप्ले को काफ़ी सारा जो क्षेत्र था वो भी प्रोवाइड कराया था। तो डुप्ले की कूटनीतिक विजय मानी जाती है ये। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी 25 अप्रैल 1809 के दौरान। रणजीत सिंह का लाहौर पर अधिकार हुआ 1799 में, और जो मिसल थी, जिस मिसल से रणजीत सिंह संबंधित थे, वो थी सुकरचकिया मिसल। 12 मिसलों का जिक्र आता है, उनमें से सुकरचकिया मिसल के रणजीत सिंह थे। किस अफगान शासक ने रणजीत सिंह को सूबेदार बनाया था? तो अफगान शासक था जामन शाह, उसके अधीन ही रणजीत सिंह लाहौर का प्रांतीय गवर्नर नियुक्त हुआ था। रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो भी लाहौर थी। एक बहुत ही सुंदर कथन है पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। चिलियावाला का युद्ध जो है 13 जनवरी 1849 को हुआ था। ये अंग्रेज वैसे जो सिख थे उनके बीच लड़ा गया था। पंजाब का ब्रिटिश शासन में अंतिम रूप से विलय डलहौजी के समय 1849 में कर लिया गया। उसके बाद मैसूर की जो लड़ाइयाँ हुई, 4 युद्ध हुए थे,
उनका जिक्र देख लेते हैं, किस किस संधि पर और कौन कौन आपस में युद्ध में लगे हुए थे, उनका भी विवरण यहीं पर इकट्ठा दे दिया। पहला आंग्ल या अंग्रेज मैसूर युद्ध था 1767 से 1769 के बीच में ये संधि होगी थी, क्योंकि कई स्थानों पर हैदर अली की विजय होगी थी, अंग्रेज पराजित हो रहे थे। 1769 में मद्रास की संधि पर यह पहला युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरा युद्ध 1780 में से 1784 के बीच में चला था। हैदर अली ने कर्नल बेली को हराया, लेकिन पार्टनोवा के युद्ध में आयरकूट जो है वो जीत गया। इसके बीच 1782 में युद्ध के 2 साल के बाद जो चल रहा था युद्ध, तो हैदर अली की डेथ हो जाती है और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। तो फिर एट लास्ट 1784 में मंगलौर की संधि से दूसरा युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर तीसरे युद्ध में फिर से अंग्रेज वर्सेस टीपू सुल्तान आमने सामने थे, जो 1790 से 93 के बीच माना जाता है तीसरा युद्ध। ये युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसमें टीपू सुल्तान को भारी हानि उठानी पड़ी। उसको अपना आधा राज्य गंवाना पड़ा और अपने पुत्र जो है अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखने पड़े थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि से तीसरा युद्ध समाप्त हो जाता है। चौथा युद्ध 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बोला जाता है। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं और जो अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं, तो वेलेजली जो था उसको इस जीत के उपलक्ष्य में मार्कविक्स की भी उपाधि दी जाती है। इंग्लैंड में भी काफ़ी वाहवाही हुई थी मैसूर विजय की। रणजीत सिंह ने कोहिनूर जो हीरा है वो प्राप्त किया था शाह शुजा से। विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे टीपू सुल्तान ने। फ्रांस की क्रांति से काफ़ी प्रभावित था ये। जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, स्वयं को नागरिक टीपू नाम से संबोधित करता था। उसके बाद है द्वैध शासन की समाप्ति कर दी वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। आपने पढ़ा था क्लाइव ने शुरुआत की थी, 2 उपदीवान भी नियुक्त किए थे। जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आया तो उसने फिर द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। नेक्स्ट है 51 नंबर पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, और इसके तहत वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 15 जनवरी 1784। घेरे की नीति या रिंग फेस की नीति जो थी, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी मानी जाती है, वो वारेन हेस्टिंग्स में मुख्यतः माना जाता है। वेलेजली का भी जो है वो इस नीति में योगदान रहा है। इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि कंपनी बफर जोन बना दिए जाएँ आसपास, ताकि कंपनी की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा हो सके। और रिंग फेस में जो राज्य शामिल होते थे उनके स्वयं के खर्चे पर बाहरी आक्रमण के समय उनको सैनिक या सैन्य सहायता का वचन दिया जाता था। नेक्स्ट है न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप दिया कॉर्नवालिस ने, जिसने कॉर्नवालिस संहिता बनाई थी 1793 की बात है ये। उसने क्या क्या किया? कानून की विशिष्टता का नियम लागू किया। कर और न्याय जो प्रशासन थे वे अलग अलग कर दिए, जिसको शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत माना जाता है। मतलब जो जिले के जो अधिकारी होते थे उनसे न्यायिक अधिकार छीनकर केवल राजस्व के अधिकार उनके पास रखे गए थे। सहायक संधि की प्रणाली स्थापित शुरू की थी लॉर्ड वेलेजली ने, और हैदराबाद पहला राज्य था जिसने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। बसीन की संधि जो बाजीराव द्वितीय पेशवा थे और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ये दिसंबर 1802 की बात है। सहायक संधि जो वेलेजली ने स्टार्ट की थी यहाँ पे, उसके स्वीकार करने वाले राज्य और उनका वर्ष दे रखे हैं मैंने एक ही साथ इकट्ठा लिख दिया। हैदराबाद ने 1798 और 1801 में इसको स्वीकृत किया। मैसूर और तंजौर दोनों ने 1799 में इस संधि को स्वीकार कर लिया। अवैध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803, जबकि सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, मच्छेड़ी और बूंदी इन्होंने 1804 में सहायक संधि स्वीकार कर ली। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कॉर्नवालिस ने, और नागरिक सेवाओं का जन्मदाता भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सेवाएं जो अभी आप IAS IPS देख रहे हो, उस समय जो उनका सर्जन किया गया था, स्टार्ट की गई थी, वो भी कॉर्नवालिस द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। उसके बाद है व्यक्तिगत या लैप्स का सिद्धांत, ये लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। इसके अंतर्गत जो जो राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए गए वे हैं। सतारा को सबसे पहले 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 52, झांसी 54, नागपुर 54
और अवैध को 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया गया। और अवैध को शामिल करने के लिए जो रिपोर्ट आधार बनाई गई वो जेम्स आउटरम की रिपोर्ट थी। काफ़ी हंगामा हुआ था इस पर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों और नेपाल के बीच में भी युद्ध हुए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर था। 1814 से 16 की बात है ये। 1815 में सुगोली की संधि से समाप्त भी हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो सामाजिक सुधार हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। जैसे सती प्रथा का अंत कर दिया था 1829 में। इसका जो नियम 17 था वो भी याद रखना आपने। नियम 17 1829 का एक्ट है, सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। और क्या क्या हुआ था, बालिका शिशुवध था जो कई जगह प्रचलित था, उसको भी समाप्त कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। ठगी प्रथा का अंत भी इसी के समय हुआ था और इसका श्रेय दिया जाता है कर्नल स्लीमैन को। नेक्स्ट है, समस्त ब्रिटिश भारत से दास प्रथा अवैध घोषित कर दी गई 1843 में। इसका नियम जो दे रखा है वो 5वां नियम मिलेगा, आगे पढ़ेंगे हम। तो सती प्रथा 1829 और दास प्रथा 1843। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी पहली रेल, डलहौजी के समय। जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको जो उनका लाभांश या जो उन्होंने पैसे लगा रखे हैं उसके बेसिस पर उनको लाभांश वगैरह दिया जाता था जितनी उन्होंने पूंजी लगाई थी। तो निजी लोगों के साथ या निजी कंपनियों के साथ स्टार्ट की थी। मेन मकसद था भारत में जो अंग्रेजी सामान है उसको इधर उधर करना, बंदरगाहों से जोड़ना, क्योंकि भारत को सिर्फ कच्चे माल का केंद्र बना दिया गया था। और जब कहीं भी विद्रोह होता तो भी रेलवे ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। स्टार्ट ही इसी वजह से की थी कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। रेल यात्रा का आरंभ जो है वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था डलहौजी द्वारा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत बेहतरीन प्रयास किए थे इसके लिए। इसका नियम था 15 और उसके तहत विधवा जो विवाह थे वो वैध घोषित कर दिए गए। पूना में विधवा आश्रम द्वंद्व केशव कर्वे 1899 में। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को होती है। इलाहाबाद के दरबार में कैनिंग ने उस घोषणा को पढ़कर सुनाया था। ये विद्रोह के बाद की बात है, जो 1857 का की क्रांति हुई थी उसके बाद की बात है। भारत में कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया गया था फिर इस घोषणा के तहत, और शासन जो है वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कर दिया गया था। और वायसराय जो था, जैसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय घोषित कर दिया गया। क्रांति के समय भी 1857 की क्रांति के समय भी वायसराय या गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग है। और जब महारानी ने उद्घोषणा की थी कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया है तो नया पद या पोस्ट बनाई गई थी, उसी को वायसराय बोला जाने लगा, लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई थी। ये 1877 में दिल्ली दरबार लगाया गया था और उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। अंग्रेजों और अफगानों के बीच में भी युद्ध हुए थे। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ओकलैंड गवर्नर था, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में, और तब लॉर्ड लिटन गवर्नर था। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ऊपर पढ़ा था आपने, तो इसका एक्ट है 5, और ये एलन बरो जो गवर्नर था उसके समय की बात है। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था 1843 में। कुशल आक्रमणीयता की नीति थी, यह अंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में अपनाई गई थी। इसी को चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। 1872 में पहली जनगणना कराई गई थी। ये अनियमित थी, लेकिन जो नियमित जनगणना है वो 1881 में स्टार्ट हुई रिपन के समय। लॉर्ड मेयो के बारे में एक बात और है कि अंडमान में जब वो भ्रमण पर था तो एक कैदी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी, और ये पहला ऐसा था जो जिसकी हत्या भारत में किसी द्वारा कर दी गई थी, लॉर्ड मेयो की हत्या। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो 1778 लॉर्ड लिटन के समय। समाचार पत्रों आदि पर पाबंदियां लगाई गई थी। इसी ने लॉर्ड लिटन ने ही अफगान संबंधों के संदर्भ में अग्रगामी नीति या टैगिंग नीति अपनाई थी। इल्बर्ट बिल जो है 1883 में लाया गया था। इसमें खास बात ये थी कि भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियाँ समान कर दी गई थी। मतलब यूरोपियनों के जो मुकदमे थे वे भारतीय न्यायाधीश सुन सकते थे। काफ़ी हंगामा हुआ, फिर इसको वापस लेना पड़ा। यह भी रिपन के समय ही आया था।
प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 और दूसरा 10 वर्ष बाद 1891। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसको कई बार सज्जन रिपन की भी संज्ञा दी जाती है। उदारवादी व्यक्ति जो हो इसको माना जाता है। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता या प्रेस पर प्रतिबंध खत्म किए थे चार्ल्स मैटकॉफ ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तो 1784 कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका जो कार्य था, इन्होंने प्रयास स्टार्ट किए थे पुरातत्व सर्वेक्षण के। प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक जो है नियुक्त किया गया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है पुरातत्व के क्षेत्र में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में कर्जन के समय कर्जन ने ही 50,000 जो पाउंड की राशि दी थी। वास्तव में जो प्राचीन धरोहरें थी उसमें उसका काफ़ी इंटरेस्ट था। बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में। फिर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था इसके विरोध में। फिर वापस लेना पड़ा था अंग्रेजों को बंगाल विभाजन। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन अधिकार या मताधिकार दिए गए थे। पार्लियामेंटो सुधार 1909। सांप्रदायिकता का उदय यहीं से औपचारिक रूप से स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों ने। दिल्ली में भव्य दरबार 1911 में हॉवर्डिंग के समय, और जॉर्ज पंचम राजा थे और रानी थी महारानी मैरी। बंगाल विभाजन यहाँ रद्द करने की घोषणा हुई और दिल्ली जो है 1911 में राजधानी घोषित कर दी गई और 12 में औपचारिक रूप से राजधानी बना दी गई थी। इससे पहले राजधानी थी वो कलकत्ता थी। देशी राज्यों को भी पुत्र गोद लेने की अनुमति दी गई थी 1858 में जो महारानी ने घोषणा की थी उसके तहत। ये 1800 क्रांति में जो यहाँ काफ़ी बड़ा विद्रोह जिससे ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई थी, उसके बाद जो देशी राज्य के राजा थे उनको भी पुत्र गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। जैसे कि आप जानते हैं झांसी में जो विवाद था वो यही था कि दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति अंग्रेजों द्वारा नहीं दी गई थी। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में इसी का नाम इस्तेमारी बंदोबस्त या जागीरदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है इसको। पेशवाशिप या पेशवाई समाप्त कर दी गई 1818 में, जब तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1718 में, तो 18 में पेशवाशिप समाप्त कर दी गई। कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसमें सहायक बन सकूं। ये लॉर्ड कर्जन का वक्तव्य है या बयान है। जो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय स्टार्ट किया गया था उसका एरिया कहाँ का था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, यहाँ इन क्षेत्रों में लागू कर दी गई थी। वास्तव में भू राजस्व प्रणाली या बंदोबस्त माना जाता है। लगभग 19% ब्रिटिश क्षेत्र पर इसको लागू किया गया था। जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया था और जमींदार जो है वो किसान और सरकार के बीच में कड़ी का काम कर रहा था। इसको कुल लगान जितना ये इकट्ठा करेगा उसका 10/11 हिस्सा तो कंपनी को देना था और 1/11 खुद के पास कमीशन के रूप में या रेमुनरेशन के रूप में जमींदार के पास रह जाता था। एक और ख़ास बात थी, सूर्यास्त का कानून यहाँ लागू किया गया था। मतलब जो दिन निश्चित किया गया था उसका उस दिन तक यदि जमींदार सरकार के पास पैसा जमा नहीं कराता है तो उस दिन सूर्यास्त के बाद उसकी जो जमींदारी थी वो छीन ली जाती थी और बाद में नीलामी का भी अंग्रेज़ों को अधिकार था। वास्तव में किसानों और कंपनी दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। एक तीसरा वर्ग जमींदार यहाँ उभर के सामने आया था। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये दूसरे नंबर की 1820 में टॉमस मुनरो और रीड ने स्टार्ट की थी। इसका एरिया था मद्रास, बम्बई के भी कुछ हिस्से थे, पूर्वी बंगाल, असम और कर्नाटक का एक एरिया कुर्ग, वर्तमान में भी आप सुनते होंगे। यहाँ किसानों को ज़मीन का या मालिक स्वीकार कर लिया गया था और ब्रिटिश क्षेत्र के 51% क्षेत्र पर यह व्यवस्था शुरू की थी। किसान और सरकार में सीधा संबंध स्थापित हो गया था। बीच से जमींदारों को हटा दिया गया था। इसमें अकाल के समय राहत की व्यवस्था भी रखी गई थी लेकिन कभी दी नहीं गई। एक और व्यवस्था स्टार्ट की थी 1822 में होल्ट मैकेंजी ने, महालवाड़ी व्यवस्था जिसको बोलते हैं। बेंटिक ने भी इसमें कुछ परिवर्तन किया था या अंतिम रूप दिया था। ये 30% भूमि पर प्रचलित थी, पहली 19% के आसपास, दूसरी 51% क्षेत्र पर, तीसरी 30% जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था। इसमें ग्राम या महाल के साथ समझौता कर लिया जाता था। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब के क्षेत्रों में प्रचलित थी और पूरे गांव का इकट्ठा लगान इकट्ठा करके
अंग्रेज़ों को जमा करा दिया जाता था। तो जो गांव के प्रमुख या महाल हैं वो शक्तिशाली के रूप में उभरे थे। धन के बहिर्गमन या अफवाह का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नेरोजी ने इसका जिक्र किया था। रमेश चंद्र दत्त ने भी इसी मुद्दे पर आवाज़ उठाई थी। दादा भाई नेरोजी की जो पुस्तकें हैं वे हैं इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, और दूसरी है बहुत पॉपुलर, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रमेश चंद्र दत्त, ये ऊपर आपने जिक्र सुना था, तो इनकी पुस्तक थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोनों ही किताबें इंपॉर्टेंट है, ये वाली और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नेरोजी की। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी 1865 में दादा भाई नेहरू जी ने की थी। 1892 में लिबरल पार्टी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए थे। इंपीरियल प्रेफरेंस एक वर्ड है, उसका क्या मीनिंग होता है? भारत में ब्रिटिश आयातों पर विशेष रियायत, यानी कि जो इंग्लैंड का माल यहाँ आता था उनको खास तरह की छूट या डिस्काउंट वगैरह दिए जाते थे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में, और इसकी पूंजी थी 5 लाख रुपए। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत समझा जाता है आर्थर कॉटन को। बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेज एडजुटेंट की हत्या कर दी थी और चर्बी वाली कारतूस मुख्य मुद्दा था। ये 29 मार्च 1857 की बात है, क्रांति के स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हो जाती है। वैसे दिन जो निर्धारित किया गया था वो 31 मार्च था, समय से पहले स्टार्ट होगी थी। और क्रांति का जो चिन्ह था वो कमल और रोटी, इसका प्रतीक चिन्ह है। बरेली में नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी लड़ते हुए, और यहाँ जनरल था हयूरोज। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, और कानपुर में नाना साहिब ने नेतृत्व किया था क्रांति का। नेक्स्ट है जगदीशपुर के जो जमींदार कुंवर सिंह, एज भी काफ़ी हो चुकी थी फिर भी बहुत बहादुरी से लड़े। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कैनिंग को बनाया गया था। और इसी के समय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो हाई कोर्ट थे उनकी स्थापना हुई थी। 1857 की जब क्रांति हुई तो ब्रिटिश पीएम था पामर्स्टन। अंग्रेजों का दिल्ली पर पुनः अधिकार हो गया था, जो क्रांतिकारी से उनसे छीन ली गई थी दोबारा 14 सितंबर 1857 को। और जनरल जॉन निकोलसन जो घायल हो गया था, फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। लखनऊ में भी काफ़ी रक्तपात हुआ था। हेनरी लॉरेंस एवलोक और नील की भी मृत्यु हुई थी। हेनरी लॉरेंस वो जो लखनऊ रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब है वीडी सावरकर की। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था इन्होंने। 1857 एक पुस्तक और है, सुरेंद्र नाथ सेन की थी। द सिपोए म्यूटिनी एंड द रेबिलियन ऑफ 1857, ये बुक है आरसी मजूमदार की। जब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने उससे सबक लेते हुए पहले तो फौज का पुनर्गठन किया। इसके लिए उन्होंने पील आयोग अपॉइंट किया था 1858 में। और एक बात और उन्होंने की कि बंगाल में और शेष भारत में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो चेंज कर दिया। बंगाल में अब एक यूरोपीय सैनिक, दो यदि भारतीय अपॉइंट किए गए हैं तो एक यूरोपीय को अपॉइंट किया जाता था। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि दोबारा कोई क्रांति उसको दबाया जा सके। और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में 3 भारतीय सैनिक और 1 अंग्रेज सैनिक का अनुपात बना दिया गया। नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ थे वो तात्या टोपे थे, बहुत बहादुरी दिखाई थी उन्होंने 1857। फिर अपने एक मित्र के विश्वासघात की वजह से पकड़े गए, अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी थी। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन आरसी मजूमदार का है, ऊपर आपने एक पुस्तक इनकी पढ़ी थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858। डेट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अधीन और क्या किया गया था? एक भारत मंत्री अपॉइंट किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना कर दी गई। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। हिंदू पैट्रियाट जो समाचार पत्र था उसके संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी, उन्होंने इसको प्रचार करने में काफ़ी विशेष भूमिका निभाई थी। और उपन्यास जो है या कृति जो है नील दर्पण जो है वो दीनबंधु मित्र की थी, उसमें भी इसी का जिक्र दिखाया गया। वंदे मातरम राष्ट्र गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ये आनंद मठ में है इसका मूल रूप, और इसका कथानक जो है आनंद मठ का वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वहाबी आंदोलन वहाबी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी द्वारा चलाया गया था। अन्य जो नेता थे शाह वलीउल्लाह
और पटना इसका केंद्र बन गया था। कुक आंदोलन, भगत जवाहरलाल जिनको सियान साहब कहा जाता था, अन्य नेता थे राम सिंह पंजाब में। नेक्स्ट है पागलपंथ संप्रदाय, जो अंग्रेजों के या उस समय जो विद्रोह हुए थे, जिनको कुछ धार्मिक थे, कुछ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के खिलाफ स्टार्ट किए गए थे। तो करमशाह और उनके पुत्र टीटू, रामोशी करचक जत्था, वासुदेव बलवंत फड़के, कोल विद्रोह 1831-32 में बुद्धो भगत द्वारा, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, और होब विद्रोह 1820-21 में संथाल परगना में। वास्तव में अंग्रेज जो है वो आदिवासियों के जो मूलभूत अधिकार हैं या क्षेत्र हैं उनमें हस्तक्षेप कर रहे थे, उनकी प्रथाओं में। तो आदिवासियों के भी काफ़ी विद्रोह हुए, कुछ धार्मिक विद्रोह भी हुए अंग्रेजों की नीतियों के कारण। संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू और कानू के नेतृत्व में, भील विद्रोह 1818 से 31 में पश्चिमी तट के जो क्षेत्र हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान के जो पश्चिमी एरिया हैं वहाँ पे। मुंडा आदिवासी विद्रोह काफ़ी पॉपुलर 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसी विद्रोह का एक अन्य नाम है उल गुलान विद्रोह, ये भी पूछ लेता कई बार। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में। मोपला विद्रोह 1921 असहयोग आंदोलन के समय भी काफ़ी चर्चा में रहा था। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में। ताना भगत आंदोलन 1914 छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव आदिवासी जनजाति द्वारा जतरा भगत और बलराम भगत द्वारा नेतृत्व किया गया था। पावना विद्रोह 1873 से 76 में। किसी जगह लगान का मुद्दा था और किसी जगह अंग्रेजों की जो ज्यादती थी उनका मुद्दा था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में, और दक्कन के किसान विद्रोह या दंगे हुए थे 1875 में। रामोशी विद्रोह 1822 चित्तौर सिंह पश्चिमी घाट में। फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा, बाद में उसके पुत्र दूदू मियाँ ने नेतृत्व संभाल लिया। गडकरी विद्रोह 1844 में कोल्हापुर महाराष्ट्र क्षेत्र में। एका आंदोलन अवध में 1921 में। तेभागा आंदोलन वे बंगाल में 1946-47 में हुआ था तीसरे हिस्से के लिए। कलकत्ता मदरसा 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन की विशेष भूमिका रही थी। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था पहला चार्ल्स विल्किंस द्वारा, और प्राथमिक शिक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा पहला आयोग जो बनाया गया था उसका नाम था हंटर आयोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। ये सब जब की बातें हैं जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल विभाजन के विरोध में। प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। 1813 का जो चार्टर अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लाया गया था उसी में। इसी में एक बात और, जैसे अंग्रेज जो मिशनरी थे उनको यहाँ ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार की भी छूट दे दी गई थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले मिनट्स द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। उन्होंने थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, मतलब उच्च वर्ग को या एक विशेष वर्ग को शिक्षा दे दी जाए जो समाज में उच्च तबका माना जाता है, फिर वो धीरे धीरे छन कर नीचे आती जाएगी, ये सोच थी उसकी। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 के वुड डिस्पैच को माना जाता है। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय बनाए गए थे 1857 में। प्रथम महिला विश्वविद्यालय बम्बई में डी.के. कर्वे द्वारा 1916 में। 1896 में ही इन्होंने पूना में विधवा जो गृह है वो भी स्थापित किया था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ द्वारा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 सैयद अहमद खां द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली द्वारा 1800 में, और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1880 में बाल गंगाधर तिलक, चिपलूनकर, गोपाल गणेश अगरकर और नामजोशी की महत्वपूर्ण भूमिका। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1880। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स अगस्ट के द्वारा, और समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम वेलेजली द्वारा 1799 में। सरकार के खिलाफ खबरें छापने पर पाबंदी लगाई गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लिट्टन द्वारा, इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। कोई भी ऐसी बात जो ब्रिटिश शासन के विरोध में उनको प्रतीत होती उस पर बैन लगा दिए गए थे। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार ये राजा राम मोहन राय के हैं। केसरी और मराठा ये दोनों ही बाल गंगाधर तिलक के हैं। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास द्वारा। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का, यंग इंडिया विन का ही है
हरिजन इन्होंने इंग्लिश में और हरिजन सेवक हिंदी में, ये भी इन्हीं के हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा, और रसद गिरफ्तार जो पत्रिका या कृति है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन मिरर, ये देवेंद्रनाथ टैगोर का है। और एबीपी या अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। कुछ समाचार पत्र और पत्र हैं। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों ही एनी बेसेंट के हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। पहला हिंदी समाचार पत्र पूछे तो उद्दत मार्तंड जुगल, पंडित जुगल किशोर द्वारा। भारतीय पुनर्जागरण के पितामह या आधुनिक भारत के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के जन्मदाता या जनक माना जाते हैं राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय द्वारा। आत्मीय सभा की भी स्थापना इन्होंने की थी। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद का जो सुप्रसिद्ध भाषण है, 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म संसद हुई थी वहाँ उन्होंने भाषण दिया था, व्यवहारिक वेदांत से संबंधित है। आर्य समाज 1875 बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। एक बात और कही थी इन्होंने कि अच्छा शासन जो है वो सब शासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता है। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। उनकी कृति थी सत्यार्थ प्रकाश। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत जो है महादेव गोविंद रानाडे को माना जाता है। देव समाज 1887 में स्थापित हुआ था शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले, इन्होंने पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन 1861 में शिवदयाल साहब द्वारा। सम्मति आयु या सहमति आयु या एज ऑफ कंसेंट जो है विवाह से रिलेटेड है, 1891 में अधिनियम पास हुआ। बहराम जी मालाबरी की विशेष भूमिका थी। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन महादेव गोविंद रानाडे, रघुनाथ राव, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में केशव चंद्र सेन की विशेष भूमिका थी। लड़कों की उम्र 18, लड़कियों की 14 या 14 साल निश्चित कर दी गई थी न्यूनतम आयु। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में। इसी सोसाइटी का जो केंद्र है फिर मद्रास में अडियार नामक स्थान पर कार्यालय खोला गया था और स्थापित की थी ये मैडम ब्लेवोत्स्की और कर्नल आल्कट द्वारा। बाल विवाह निषेध कानून जो है जिसको शारदा एक्ट भी बोला जाता है, हरविलास शारदा के प्रयासों से अजमेर निवासी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापना। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन 1866 में। वास्तव में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद हो गए थे तो इन्होंने अपने अलग अलग जो संगठन थे वो बना लिए थे। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के संगठन को बोला जाता है और जो पुराना संगठन था देवेंद्रनाथ टैगोर का उसको आदि ब्रह्म समाज कहा जाता है। देवबंद आंदोलन 1866 यूपी में कासिम ननौतवी और राशिद गंगोही द्वारा। दारुल उलूम जो है वो 1898 में शिवली नुमानी द्वारा। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी ये कांग्रेस से पहले की संस्थाएं थी जो किसी खास पर्पज के लिए, जैसे ये सोसाइटी थी जमींदारों की हितों की बात के लिए स्थापित की गई थी 1838 कलकत्ता में। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे और जीवी जोशी द्वारा 1870 की बात है। इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तलंग द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इनको बम्बई की त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। मद्रास महाजन सभा 1884 बी राघवाचारी, एस मुदालियर और पी आनंद चार्लू द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए ओ हयूम द्वारा, अंग्रेज थे अंग्रेज अधिकारी द्वारा। 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहाँ पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे वे उमेश चंद्र बनर्जी और कांग्रेस की स्थापना के समय जो अंग्रेजी वायसराय थे वो डफरिन थे। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट 1917 में आयरलैंड से आई थी ये। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में, उससे पहले सूरत में दोनों के बीच फूट पड़ गई थी 1907 की बात है, जिसमें नरम दल गरम दल एक अलग अलग हो गए थे।
लखनऊ समझौते में ये पुनः एक हो गए थे और उसमें मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर लूँगा, बाल गंगाधर तिलक। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वे थे अंबिकाचरण मजूमदार। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार रहे हैं। 1924 का सम्मेलन हुआ था बेलगांव में। नेक्स्ट है होम रूल लीग, तिलक और एनी बेसेंट ने स्थापित की थी अप्रैल और सितंबर में 1916 की बात है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था। और वैसे महिला अध्यक्ष पूछे तो आपने अभी पहले पढ़ा था एनी बेसेंट, और भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे हरिपुरा में 1938 और त्रिपुरी में 1939 में। 1829 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज की मांग रखी गई थी। रावी नदी के तट पर जो तिरंगा था या झंडा था वो फहराया गया था। और फिर अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। 1940 से 46 तक कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद रहे थे। काफ़ी लंबा टाइम पीरियड था। और आज़ादी के समय 1947 में JB कृपलानी। जनगण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान के रूप में लिखा गया, टैगोर द्वारा लिखा गया था जनगण मन, इसको राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में भी गाया गया था। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ ये स्थापित किया था मोहनदास करमचंद गांधी ने 1932 में। जापान की जो एक छोटा सा देश था और बड़े देश पर रसिया पर विजय प्राप्त की थी और भारतीयों को भी काफ़ी हौसला मिला था। 1905 की बात है ये। कांग्रेस के नरमपंथी नेता जो अनुनय विनय प्रार्थना पत्र प्रस्ताव बैठक इस प्रकार की रणनीति पर काम करते थे और वास्तव में जो भारतीय राजनीतिक जो जागृति थी उनको लाने में नरमपंथी नेताओं की खास भूमिका थी। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता नरम दल के नेता हैं। गर्मपंथी या गरम दल के वे थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल बोला जाता है। और अरविंदो घोष भी गरम दल के नेता माने जाते हैं। तिलक को या बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। फिर ये मुकदमा लड़ने के लिए तिलक इंग्लैंड भी गए थे। बाल गंगाधर तिलक ने ही शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व इन्होंने ही शुरू किए थे और इनकी पुस्तक थी गीता रहस्य। पंजाब केसरी या शेर पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता था। इन्होंने साइमन कमीशन जो 1927 में गठित हुआ 1928 में पहुंचा था भारत, काफ़ी विरोध किया। फिर विरोध के समय लाठियाँ लगने से ये घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय ने जो कृतियाँ या पुस्तकें लिखी अनहैप्पी इंडिया, और इन्होंने श्री कृष्ण, छत्रपति शिवाजी, दयानंद सरस्वती, मैजिनी, गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ जो हैं वो लिखी थी। अभिनव भारतीय संगठन है VD सावरकर द्वारा, पुराना नाम था इसका मित्र मेला, 1899 में मित्र मेला और 1904 में इसका नाम फिर अभिनव भारत कर दिया गया था। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 KB हेडगेवार द्वारा स्थापित किया गया। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना प्लेग कमेटी के अरेंड और अरेस्ट उनकी हत्या कर दी गई थी जून 1897 में। और नासिक जिला मैजिस्ट्रेट जिसका नाम जैक्सन था उसकी हत्या की थी अनंत कान्हरे ने। ये 1909 की बात है। नेक्स्ट है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने किंग्सफोर्ड पर काफिले पर बम फेंका था लेकिन उसकी डेथ नहीं हो पाई। उसकी जगह जो निशाना था वो दूसरी जगह जा लगा। और ये डेट थी 30 अप्रैल 1908। फिर खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 ईस्वी में अरविंदो घोष को गिरफ्तार किया गया था। HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और जोगेश चंद्र चटर्जी द्वारा। काकोरी एक्शन डे या ये जो क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी से धन लूटा था, ये बात है 9 अगस्त 1925 की। इसी मामले में अंग्रेजों ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी थी। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
ऊपर वाला जो HRA था उसका थोड़ा नाम परिवर्तित कर दिया, वो 1924 में था, ये 1928 का है। फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है। सैंडर्स की हत्या दिसंबर 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने कर दी थी, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए। केंद्रीय विधानसभा में बम भी फेंका था 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। एक बात और इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद जो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जिन्होंने खुद को गोली मार ली थी कि जीवन पर्यंत अंग्रेजों के हाथ नहीं आना है, वो 27 फरवरी 1931 की बात है। उसके कुछ दिन बाद ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फिर फांसी दी गई थी। चटगांव शस्त्रागार पर दावा या हमला बोला गया था। मास्टर सूर्य सेन बंगाल के क्रांतिकारी थे, 1930 की बात है। इन्होंने IRA की भी स्थापना की थी और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जिसका फुल नेम है। वंदे मातरम जो पुस्तक है वो अरविंदो घोष की है, इन्होंने इसमें निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत बताया है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था। अनुशीलन समितियाँ 1902 में कलकत्ता में P मित्र द्वारा और मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा, बंगाल में। कलकत्ता पूछे तो P मित्र, मिदनापुर पूछे तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु। अनुशीलन समिति, बरिंदर कुमार घोष का नाम भी आपने सुना होगा। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो अंग्रेजों की ज्यादती और कैदियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, जतिन दास ने भूख हड़ताल की थी और 63 दिन बाद वो शहीद हो गए थे। सितंबर 1929 की बात है। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित की गई थी। इन्होंने ही द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र भी निकाला था। गदर पार्टी 21 अप्रैल 1913 को सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में, और मुख्य नेता थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा। नेक्स्ट है काबुल में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना। जो लोग भारत के बाहर भी प्रयास कर रहे थे उनके द्वारा 1915 में राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला द्वारा। स्टटगार्ट जर्मनी में भारतीय झंडा फहराया था पहली बार 1907 में मैडम बीकाजी कामा द्वारा। इनको भारतीय क्रांति की माँ भी संबोधित किया जाता है। 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाइली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने कर दी थी। माइकल ओडायर की लंदन में हत्या, जो जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 1940 में। जो RH डायर था जिसने गोलियां चलवाई थी, ये उससे अलग व्यक्ति है। ये उस समय गवर्नर था और इसको हत्या का प्रत्यक्ष दोषी मानते हुए उधम सिंह ने लंदन में इसकी हत्या की थी। माइकल ओडायर इसका नाम था। वो जो गोलियां चलवाई थी वो REH डायर था। कामागाटामारू जो एक जलपोत था, कनाडा सरकार द्वारा वहाँ परिवेश नहीं किया गया था। ये बाबा गुरुदीत द्वारा, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में बता देता हूँ मैं। पंजाब के क्रांतिकारी थे बाबा गुरुदीता। उन्होंने जापान का ये जलपोत था कामागाटामारू, ये किराए पर लिया था और 351 सिख और 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया था। कनाडा सरकार ने वहाँ बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी। मजबूरी में जहाज़ फिर 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता बंदरगाह पर वापस लौट आया। यहाँ पुलिस के साथ इन यात्रियों की मुठभेड़ होगी जिसमें 22 लोगों की जो डेथ हुई थी। ये प्रकरण था। बाद में आपको ध्यान होगा कि कनाडा सरकार के भी बयान आए थे कुछ साल पहले इसी मुद्दे पर। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा। भारतीय क्रांति की माँ संबोधित किया जाता है मैडम भीकाजी कामा को। बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने निर्णय लिया बंगाल विभाजन का और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी कर दिया गया ये विभाजन। लॉर्ड कर्जन थे उस समय और ये 1899 से 1905 का काल उसका माना जाता है। स्वदेशी आंदोलन इसी के विरोध में स्टार्ट हुआ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। स्वदेश बांधव समिति अश्वनी कुमार दत्त द्वारा। संजीवनी पत्रिका, ये सब स्वदेशी आंदोलन समय की बात है। कृष्ण कुमार मित्र जो कि संपादक थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इसी समय 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया आखिरकार 12 दिसंबर 1911 को, जब जॉर्ज पंचम और मैरी जो महारानी थी उसका आगमन हुआ। रसद गिरफ्तार पत्रिका दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का विभाजन 1907 में, ये पढ़ चुके हैं आप, सूरत की फूट। मुस्लिम लीग दिसंबर 1906 में, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान इसके पहले अध्यक्ष थे। पृथक निर्वाचक मंडल 1909 में, पार्लियामेंटो सुधार द्वारा।
दिल्ली में होर्डिंग के काफिले पर बम फेंका था। 1912 की बात है ये। और इसमें जो मुख्य भूमिका थी आमिर चंद, दीनानाथ, बाल मुकुंद, वसंत कुमार और अवध बिहारी की। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये पत्र हैं एनी बेसेंट के। तिलक की होम रूल लीग जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत और बरार के एरिया में विशेष रूप से इनका प्रभाव था। और बेसेंट की जो होम रूल लीग थी देश के अन्य हिस्सों में उनके जिम्मे आए। और बार बार अनुरोध करने पर महात्मा गांधी ने फिर इसकी सदस्यता ग्रहण की थी, काफ़ी लेट। और इसका नाम फिर बदलकर उन्होंने स्वराज सभा रख दिया था। टोलस्टॉय फोरम एम के गांधी द्वारा, फिनिक्स फोरम भी इन्हीं के द्वारा है, और इंडियन ओपिनियन अखबार भी इन्होंने निकाला था। महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह माना जाता है वो चंपारण बिहार में किसानों की दुर्दशा से राजकुमार शुक्ल द्वारा अवगत कराया गया इनको। यहाँ 3 कटिया पद्धति चालू थी कि 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने किसानों को अनिवार्य कर दी गई थी। फिर इसको विरोध में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। अहमदाबाद कॉटन मिल में जो भूख हड़ताल आयोजित की गई थी, ये प्लेग बोनस वाद विवाद चला हुआ था कंपनी का और कर्मचारियों का। ये 1918 की बात है। वे 50% मांग रहे थे, कंपनी जो है कॉटन मिल जो 20% दे रही थी। फिर महात्मा गांधी की मध्यस्थता में कमेटी बनाई गई, फिर 35% पर मामला निपटा दिया गया। खेड़ा सत्याग्रह 1918। नियम ये कहता था कि यदि फसल काफ़ी तबाह हो गई है, 1/4 से भी कम उपज हुई है, तो लगान नहीं लेना चाहिए। यहाँ फिर आंदोलन किया गया था। देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को बोला जाता है और दीनबंधु CF एंड्रूज को बोला जाता है। इकट्ठे लिख दिया मैंने। अवध किसान सभा 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से स्थापित हुई। और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्वामी सहजानंद द्वारा। एक आंदोलन 1921-22 बारदोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व की भूमिका में थे, नेता की भूमिका में। और वहाँ की महिलाओं ने उनको यहाँ सरदार की उपाधि दी थी। तेभागा आंदोलन बंगाल में 1946 में। सर्वोदय जो सम्मेलन है आचार्य विनोबा भावे द्वारा आयोजित किया गया था। और फिर उन्होंने एक आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी के प्रयासों से। और 31 अक्टूबर 1920 को पहला जो अधिवेशन था इसका स्थापना का जो अधिवेशन था वो 31 अक्टूबर 1920। आपसे ईयर पूछे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, तो आप 1920 टिक करेंगे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल मार्च 1919 में लेनिन के नेतृत्व में। MN राय पहले भारतीय थे जो इसके सदस्य बने थे। कोमिंट्रन बोला जाता है इस सम्मेलन को। कानपुर षड्यंत्र केस, कम्युनिस्टों पर मुकदमा किया था ब्रिटिश सरकार ने, 1924 की बात है। 1926 से 1939 का जो पीरियड है वो ट्रेड यूनियनों को के लिए क्रांतिकारी चरण माना जाता है। रेडिकल डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी वो MN रॉय द्वारा 1940 में। रोलेट एक्ट, जिसको बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता था, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था मार्च 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। वास्तव में ये जो रोलेट एक्ट के विरोध में सभा आयोजित की गई थी, वहाँ फिर RH डायर पहुँच गया, दरवाजे बंद कर दिए जो निकलने का रास्ता था। जांच हेतु सरकार ने हंटर कमीशन भी बनाया, खानापूर्ति कर दी। डायर को वहाँ इंग्लैंड में एज ए हीरो प्रेजेंट किया गया था। टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी और शंकरन नायर ने वायसराय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी ने जब असहयोग वगैरह आंदोलन चलाए थे तो उन्होंने फिर कैसरे हिंद का जो पदक था या जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली, शौकत अली मुख्य भूमिका में थे। महात्मा गांधी ने इनका समर्थन किया था 1919 में, ये नवंबर की बात है। खिलाफत आंदोलन जो है वो तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरोध में स्टार्ट किया गया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, फिर जो तुर्की पर जो है सेबरीज की संधि लाद दी थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा। लक्ष्य था 1 साल के अंदर स्वराज को प्राप्त कर लिया जाएगा। कैसर हिंद उन्होंने वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। चौरी चौरा कांड हुआ फिर 4 फरवरी 1922 को, जिसमें किसानों पर और मजदूरों पर गोलियां चलाई गई थी। फिर उन्होंने थाने को आग लगा दी थी। फिर कई पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जल गए थे। फिर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया,
काशी विद्यापीठ की संस्थाओं की स्थापना हुई थी। विदेशी वस्त्र जो जलाए जा रहे थे इस समय, उनको इसके उनको एक बयान दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने कि विदेशी वस्त्रों की होली जो वो निष्ठुर बर्बादी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी जनवरी 23 में। इसके बाद ये कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था उसमें मतभेद हो गए थे, फिर इस पार्टी का गठन कर लिया गया था। शुरू में काफ़ी सफलता भी मिली थी इनको। केंद्रीय विधानमंडल में 101 में से 42 सीटें प्राप्त हुई थी। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष भी बनाया गया था विठल भाई पटेल को 1925 में। साइमन कमीशन नवंबर 27 में गठन किया गया। 7 सदस्य थे, भारतीय कोई सदस्य नहीं था। सवेत कमीशन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन गो बैक के नारे भी लगे। विरोध में लाला लाजपत राय घायल भी हुए और अंततः उनकी डेथ हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। वास्तव में अंग्रेजों ने ये चुनौती दी थी कि भारतीय कोई एक संविधान पर सहमत होकर दिखाए, अपना स्वयं का कुछ बना के दिखाएं। तो कांग्रेस ने इस चुनौती को लेते हुए मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। उसमें खास बात यह थी कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा जो है उसकी बात कही गई थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 में सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू ने गठन किया था। वास्तव में जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट 1928, उसमें डोमिनियन स्टेट मतलब अंग्रेजी राज के अंदर ही कुछ स्वतंत्रता मिल जाए ऐसी बातें कही गई थी। उसका सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने विरोध किया, क्योंकि वे पूर्ण स्वराज्य चाहते थे और उन्होंने इसके विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन कर दिया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 नमक कानून भंग किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। दरसाना में नमक गोदाम पर हमला किया गया था या दावा बोला गया था और सरोजनी नायडू की इसमें मुख्य भूमिका थी। खुदाई खिदमतगार स्वयंसेवक संगठन खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। ये वे व्यक्ति थे जो अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे थे। मणिपुर में आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो गैडिन लियू ने किया था। इनको फिर जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ों की रानी से संबोधित किया था और कहा था कि पूरा देश इनके योगदान को याद करेगा। अखिल भारतीय छूत विरोधी लीग महात्मा गांधी द्वारा हरिजन समाचार पत्र भी निकाला गया। जब उनको जेल में बंद कर दिया गया था, पुनः पैक्ट हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने जो छुआछूत विरोध के जो कार्य हैं वो उनमें तेजी ला दी थी या अपने कार्य उस तरफ डाइवर्ट कर दिए थे। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, इसलिए कि जो कांग्रेस है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सके। नेक्स्ट है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसकी पृष्ठभूमि में बता देता हूँ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई। उसके 3-4 दिन के बाद ही सम्मेलन हुआ कांग्रेस का कराची में। यहाँ महात्मा गांधी का काफ़ी विरोध हुआ था उनकी फांसी ना रुकवाने के कारण। इसी अधिवेशन में, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव यहाँ पारित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 30 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरे में जब गांधी इरविन समझौता हो गया था तो कांग्रेस भाग लेने के लिए सहमत होगी और उसके प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसकी डेट जरूर याद रखें आप, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। तीसरे में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ये 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा अल्पसंख्यकों हेतु कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया गया था। फिर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया इसके खिलाफ में। तो अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था, उसको पूना समझौता बोला जाता है। 24 सितंबर 1932 की बात है। इसमें फिर डिसीजन हुआ कि दलितों हेतु जो सुरक्षित सीट है वो पहले 71 थी, उनको बढ़ाकर 148 कर दिया गया था, लेकिन जो उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे वो हटा दिए गए थे। फिर डिप्रेस्ड क्लास लीग बाबू जगजीवन राम ने स्थापित की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में जो बैठक हुई थी उसके दौरान स्थापित हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी।
और अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव थे जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण। 1937 में जो देश में चुनाव हुए 1935 एक्ट के अंतर्गत, तो कांग्रेस ने 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल गठित किया था। मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में। बाद में पश्चिमी जो सीमांत प्रांत था और असम में, वहाँ सहयोगियों के साथ उन्होंने अपनी सरकार गठित कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया 22 अक्टूबर 1939 को, और इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938, सुभाष चंद्र बोस 1939 में भी उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया, जो गांधी समर्थित उम्मीदवार थे। 1580 वोट और उनको 1377 वोट मिले थे, लेकिन बाद में मतभेद होने के कारण फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारतीय रियासत समिति, जिसको बटलर समिति कहा जाता है, 1927 में गठित हुई थी। कश्मीर का भारत में विलय हुआ 26 अक्टूबर 1947। महाराजा जो हरी सिंह थे कश्मीर के राजा, उन्होंने पहले विलय को टाल दिया था। बाद में अफगान मुजाहिदों और पाक सेना की जो हरकतें वहाँ हुई, उसके बाद उन्होंने हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो द्वारा सितंबर 1948 में भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। फिर फरवरी 48 में जनमत संग्रह हुआ और भारत में शामिल कर लिया गया। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में हुई। मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 22 से 24 मार्च 1940, तो 23 मार्च 1940 याद रखें। पाकिस्तान शब्द जो है रहमत अली ने दिया था, और इस शब्द का प्रचार जो है मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया। फिर किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजिनी नायडू ने। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को पहली बार मनाया गया। लाहौर में सम्मेलन हुआ 1940 में 22 से 24 मार्च, और फिर पहला पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया, और आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे। क्रिप्स मिशन मार्च 42 में आया। इसके हेड थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक ही सदस्य था। प्रस्ताव दिए इन्होंने कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध में भारत की सहायता प्राप्त करने के लिए और मित्र देशों की आंखों में धूल झोंकने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। सरकार भी नहीं चाहती थी ब्रिटिश सरकार की क्रिप्स मिशन सफल हो। और क्या क्या बात कही गई थी कि संविधान निर्माण का अधिकार भारतीयों को दिया जाएगा, लेकिन प्रांत जो सहमत नहीं होंगे उनको अलग संविधान बनाने की भी आज्ञा दे दी गई थी। इसमें गांधी जी ने इसके कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है और जिसका बैंक जो है दिवालिया होने वाला है, ये कथन भी याद रखेंगे आप। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में बैठक होती है ग्वालियर टैंक मैदान से। फिर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया जाता है। इस दौरान उन्होंने नारा दिया था करो या मारो। गिरफ्तारी कर ली गई अगले ही दिन, और सरकार ने चलाया ऑपरेशन 0 आवर। प्रधान सेनापति उस समय लॉर्ड वेवेल था। जो अन्य नेता थे जो गिरफ्तार नहीं हुए थे, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे जयप्रकाश नारायण थे। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था, और राम मनोहर लोहिया ने भी गुप्त रेडियो का संचालन किया। काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। महात्मा गांधी के जीवनीकार थे लुई फिशर, जो यूएस के थे। और जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो वायसराय था लिन लिथगो। वेवेल प्रधान सेनापति था, बाद में फिर वो वायसराय भी बना, लेकिन आंदोलन के दौरान लिन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगह समानांतर सरकारों की भी स्थापना हुई, जैसे बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक बंगाल में नाम दिया गया जातीय सरकार का, सतारा महाराष्ट्र जो काफ़ी लंबे समय तक सबसे लंबे समय तक चली, नाम था प्रति सरकार। नेता थे वाई वी चौहान और नाना पाटिल। उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय समानांतर सरकार स्थापित हुई। सतारा में महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक ये सरकार चली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा कटक में जन्म, और 1920 में पहले आईसीएस बने थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे वैसे तो पहले, लेकिन 19 सुभाष चंद्र बोस ने भी ये परीक्षा पास की। फिर 1920 में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने लिख भेजा था कि मुझे नहीं लगता कि सरकार का अधिकारी रहते या सरकार की सेवा करते हुए मैं अपनी देश सेवा कर पाऊंगा, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। मूलतः आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार था वो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज माना जाता है।
आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन किया गया 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी द्वारा। उन्होंने फिर वहाँ जाकर जो आज़ाद हिंद फौज था उसका नेतृत्व संभाल लिया था। जय हिंद का नारा भी दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी उनका पॉपुलर नारा है। आज़ाद हिंद फौज दिवस भी मनाया गया 12 नवंबर 1945 को। तो 12 नवंबर का जो दिन है वो अभी भी ऐतिहासिक है, याद रखेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने सभी वर्ग धर्म जातियों के लोगों को इकट्ठा कर दिया था। जो आज़ाद हिंद फौज जैसे नेताजी की विमान दुर्घटना में डेथ मानी जाती है, उसके बाद जो उनके अधिकारी थे, प्रेम कुमार सहगल हिंदू थे, एक गुरबख्श सिंह एक सिख और शाहनवाज एक मुसलमान, तो सभी धर्मों के लोग इकट्ठे हो गए थे और लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर इन पर मुकदमा चलाया गया था। फिर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए, तो फिर पहले सरकार इनको फांसी देना चाहती थी, फिर इनको रिहा कर दिया गया था। नौसेना का भी विद्रोह हुआ था 19 फरवरी 1946 को। जो सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। कैबिनेट मिशन फिर 24 मार्च 1946 को। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन के नेतृत्व में करता भी थे, और एक थे एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। नेक्स्ट है इसकी सिफारिशें क्या क्या थी। इन्होंने प्रांतों को 3 भागों में ए बी सी या अब ऐसे में बांटने का सुझाव दिया, और पाकिस्तान के जो निर्माण की मांग थी वो खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। फिर जुलाई 46 में फिर दोबारा चुनाव होते हैं, तो जो जैसे संविधान सभा बननी थी 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। कांग्रेस ने 208 स्थान पर जीत हासिल की थी, लीग को 73 स्थान मिले और अन्य को 15 स्थान। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। जो अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को बनी थी, और इस अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। लीग पहले शामिल नहीं हुई थी, बाद में शामिल हुई, सरकार में शामिल हुई, संविधान की कार्रवाई में उसने भाग नहीं लिया था। तो कांग्रेस के कुछ सदस्यों को हटाकर फिर लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार में मंत्री बनाया गया। उन्हीं में एक वित्त मंत्री बनाए गए थे लियाकत अली। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई 16 अगस्त 1946 का दिन। प्रधानमंत्री ब्रिटिश पीएम एटली ने घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को कि हम जून 1948 से पहले भारत छोड़ देंगे। उसके बाद माउंटबेटन वायसराय के रूप में आया और 3 जून 1947 को उसने अपनी योजना प्रस्तुत की। इस योजना को 18 जुलाई को राजकीय स्वीकृति इंग्लैंड में प्राप्त होगी थी। भारत और पाकिस्तान को 2 डोमिनियनों में मतलब 2 देशों में विभाजन कर दिया गया था, और ये दिन निश्चित किया गया था 15 अगस्त 1947। विवाद के लिए सुलझाने के लिए एक पंजाब और बंगाल में सीमा आयोग बनाया गया था। सिरिल रेडक्लिफ उसके अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि ये पूछे कि भारत के मतलब प्रथम पूछे और भारतीय पूछे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी। प्रथम विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर को अपॉइंट किया गया था। भारतीय संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, और इस दिन को यादगार रखने के लिए इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन जो 26 जनवरी 1930 को आपको याद होगा लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई थी कि अगले साल 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए फिर कुछ दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का अधिकार 1813 के चार्टर एक्ट से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार का जो उसका एक अधिकार था वो अभी भी बना हुआ था। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया तो उसमें ये चाय और चीन के साथ एक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति 1861 के एक्ट से प्राप्त हुई थी। वो अपनी जो परिषद थी उसकी बात मानने से इनकार भी कर सकता था और अध्यादेश भी लागू कर सकता था। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना 1862। ये एक्ट था 1861 का भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। सिविल सेवा में 1/3 जो पोस्ट है वो भारतीयों को दी जाए, ये माउंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार में कहा गया था, और इसी को मानते हुए 1922 में भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा का भी आयोजन किया गया।
लेकिन 1887 में, उससे पहले, एक एचिसन आयोग आया था, उसने कहा था भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा नहीं होनी चाहिए। माउंटेग्यू घोषणा सुधारे उद्योग की गई थी 20 अगस्त 1917 में, और इसी आधार पर फिर रिपोर्ट के आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1919 बनाया गया था, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको बोला जाता है। फिर प्रांतों में इसके द्वारा द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, और उत्तरदायी शासन जैसे ढकोसले जो शब्द थे वे यूज किए गए थे उनके द्वारा, क्योंकि ज़्यादातर जो शक्तियाँ थी वे गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास थी। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में, और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसका नाम जो है संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। 1950 में फिर इसको यूपीएससी नाम दिया गया। वर्तमान भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो 1935 के अधिनियम से काफ़ी प्रभावित है, कई प्रावधान उससे लिए गए हैं। उड़ीसा में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था 1866 और 67 में, सी ऑफ क्लेमेटी नाम दिया गया था इसको। पिंडारियों का दमन जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय किया गया था। एक और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1896 में वॉटसन होटल जो बम्बई में है उसमें पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था। सिनेमा शो का नाम था मार्वल ऑफ द सेंचुरी, और ये आयोजित किया था लेमियरे जो बंधु थे फ्रांस के, उन्होंने। शांति निकेतन स्कूल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। 1921 में इसको विश्व भारती विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, और 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है इटली से हुआ था। राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में है, थॉमस लियोन वास्तुकार थे। यदि नई दिल्ली का वास्तुकार पूछे तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को माना जाता है, और राइटर बिल्डिंग का थॉमस लियोन वास्तुकार राइटर बिल्डिंग है कलकत्ता में। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था, वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को बताया गया था। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की थी, और दास कैपिटल जो है उनकी पुस्तक यह करती है। जर्मनी का एकीकरण पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को मिला दिया गया था 3 अक्टूबर 1990 को। सोवियत संघ का विघटन हुआ 26 दिसंबर 1991 को, टुकड़े हुए थे रूस के। कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की स्मृति में। शिमला समझौता 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। कारगिल विवाद हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में 1999 में। फिर भारत द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। प्रथम औद्योगिक क्रांति 6 अप्रैल 1948 को भारत की। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी लेनिन के नेतृत्व में। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, और ये आनंद मंच में संकलित है वंदे मातरम, और रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया मीन्स फ्रीडम है अबुल कलाम आज़ाद, जो कांग्रेस के हेड भी रहे थे 40-46 के बीच में, फिर शिक्षा मंत्री भी बने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा। कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे पट्टाभी सीतारामैया। गुटनिरपेक्ष प्रथम सम्मेलन हुआ, मतलब दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, इस समय फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 1961 में बेलग्रेड में सम्मेलन भी हुआ। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के जो मार्शल टिटो थे उनकी प्रमुख भूमिका थी इसमें। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती है, ये कथन था भारत के जो पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ये भारत का राष्ट्रगान है। अमर सोनार बांग्ला भी उन्होंने ही गीत दिया था, जो बांग्लादेश का फिर राष्ट्रगान बना था। ये 1905 के दौरान की बात है जब उन्होंने अमर सोनार बांग्ला लिखा था। हिंद स्वराज जो कृति है महात्मा गांधी की है। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की है। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सहयोगी जो ऊपर आपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या पढ़ी थी, उसमें उनके सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स भी थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल जब वो राष्ट्रवादी थे उस समय उन्होंने लिखा था। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल द्वारा ये पुस्तक है, और विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय जो स्टेट थे उनको मिलाने का जब काम किया जा रहा था तो उनके ऊपर एक बुक लिखी थी वीपी मेनन ने। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद ने चलाया था, 1889 की बात है ये। रहनुमाई माजदासन सभा, ये 1851 में दादा भाई नौरोजी फरदौन जी और एस बंगाली द्वारा स्थापित की गई थी। 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, और पहला प्रमुख न्यायाधीश बनाया गया एलिजा एमपी को। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की सुविधा दी गई थी। ये चार्टर एक्ट 1813 की बात है, जब उसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की भी बात की गई थी। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में उन्होंने दिया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहयोग स्थापित हो जाए इस वजह से। वेवेल जो वायसराय था उन्होंने भी एक पहल की थी वेवेल योजना। फिर शिमला सम्मेलन भी हुआ था,
और उसकी खास बात यह थी कि कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाए, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने कहा कि जो मुस्लिम सदस्य हैं वे केवल मुस्लिम लीग से लिए जाएंगे, और इस बात पर वार्ता टूट गई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो द्वारा आरबीआई की स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में रखा गया था। इसके अधीन स्थापना की गई थी। द फिलोसफी ऑफ बम भगवती चरण वोहरा की करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 और मेरठ संयंत्र मुकदमा 1929 में स्टार्ट हुआ था। भारत स्त्री महामंडल पहली बैठक हुई थी 1910 में। नेतृत्वकर्ता थी सरला देवी चौधरानी। रखमाबाई केस 1885 में बहुत पॉपुलर केस है। इसी इसी के बाद जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है 1891 का, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, फिर वो पास हुआ था। एनसीईआरटी का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना में जो स्थापना हुई थी उसको कहा था कि ये सेफ्टी वॉल्व है। यह ऐसा कथन था लाला लाजपत राय का कि भारतीय असंतोष को भड़कने के लिए, से रोकने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई है। अलीनगर की संधि जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ये 20 फरवरी 1757 की बात है। इसी संधि का उल्लंघन का आरोप लगाकर फिर प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। बंगाल में भी कुछ क्रांतिकारी घटना हुई थी। गवर्नर पर गोली चलाई गई थी बीना दास द्वारा 1932, और जिला अधिकारी पर भी गोली चलाई गई थी सुनीति चौधरी और शांति घोष द्वारा। कल्पना दत्त जो मास्टर सूर्यसेन के साथ, उनको जैसे सूर्यसेन को तो फिर शहीद हो गए थे और गिरफ्तार कर लिया गया था, कल्पना दत्त को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको आजीवन कारावास दिया गया था। प्रीति लता वाडेकर ने ये भी शहीद हुई थी, और पहाड़तली जो रेलवे इंस्टीट्यूट है उसमें छापा मारने में इनकी अहम भूमिका रही थी। मराठा युद्धों को मैंने एक साथ यहाँ कंपाइल कर दिया है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में, फिर सालवाई की संधि से ये समाप्त हो गया था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 5 के बीच में चला था, बसीन की संधि से समाप्त हो गया था। आपने पहले पढ़ी थी बसीन की संधि इसी वीडियो में। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था 1817 से 19 के बीच में। लास्ट है प्रथम सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में, और दूसरा जो सिख युद्ध हुआ था 1849 या 48-49 कह सकते हैं आप, यहाँ 48-49 कर सकते हैं। फिर इसके बाद महाराजा जो दिलीप सिंह थे उनको लंदन भेज दिया गया था पेंशन पर, और जो पंजाब का राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इसी के साथ ये जो आज का वीडियो है ये समाप्त होता है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब मैंने खुद ही जो छाट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो एक जगह कंपाइल कर दिए थे। तो हो सकता है ऐसी कोई त्रुटि रह गई हो, जैसे लिखा 1929 हुआ है, मैंने हो सकता है जो वाचन करते हैं उसमें कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए मैं ज़रूर क्षमा प्रार्थी रहूँगा। बाकी लिखित में मैंने कोशिश की है कि कोई मिस्टेक ना रहे। अन्य लोगों तक भी भेजते रहिए ताकि जो तैयारी करने वाला है वो इस बात से वंचित ना रहे कि उसके लिए कोई कंटेंट बनाने वाला नहीं था। मेरा यही प्रयास है कि उस बच्चे तक पहुँचे जिसको वास्तव में ज़रूरत है। अगले किसी वीडियो में इसी प्रकार की जो DSSB SSC या दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में जीके आती है, अदर पार्ट भी मैं ऐसे लेके आऊँगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो दूसरे लोगों तक शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।